हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चों, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है पहले यही समझ लेते हैं। तो लोकोमोशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए करता है ताकि वो भोजन को क्या कर सके, आसानी से गेन कर सके। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन नहीं बना पाता है, खुद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंजाम नहीं दे पाता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लोकोमोशन करता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है भोजन की तलाश में। जबकि मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मूवमेंट किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट पे इधर उधर होता है, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। जब हम एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे अपने पैरों के सहारे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन अगर बात मूवमेंट किया जाए तो मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारे कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट तीन तरह से होता है। एक होता है अमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा होता है सिलेरी मूवमेंट और तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। बच्चों, अगर अमीबॉयड मूवमेंट के एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ तो पहला है मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट और माइक्रोफिलामेंट। ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसी जगह हैं जिनके अंदर अमीबॉयड मूवमेंट देखा जाता है। सीधे सीधे कंपटीशन के एग्जाम में हम सबको एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमको एग्जाम्पल माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब दूसरा सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट उस पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है जहां सिलिया पाई जाती है और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराना होता है। किसी पार्टिकल को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मुझे मूव कराना होता है तो वहां सिलिया पाई जाती है जो पार्टिकल को क्या करती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करती है। ये हमारे बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर ट्रैकिया के अंदर बात करें तो ट्रैकिया के अंदर एक किसी भी अगर डार्ट पार्टिकल या अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो उसको क्या करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं मस्कुलर मूवमेंट की बात करता हूँ तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है स्केलेटल मसल, ठीक है, एक है स्केलेटल मसल, दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा मसल जो हमारे बॉडी में पड़ता है उसका नाम है कार्डियक मसल और तीसरा है स्मूथ मसल। अगर इनके बारे में एक एक वर्ड में याद किया जाए तो स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री और स्ट्रेट कहते हैं। यानी स्केलेटल मसल क्या होंगी, वॉलेंट्री होंगी, और स्ट्रेट यानी कि ये हमारे इच्छा अनुसार चलेंगे। जबकि बच्चों जो कार्डियक मसल होती है उसकी क्या कहानी है, कार्डियक मसल वॉलेंट्री तो होती है लेकिन कार्डियक मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है लेकिन स्ट्रेट होती है। कार्डियक मसल स्ट्रेट होने के बावजूद भी इनवॉलेंट्री होती है, यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंस है, स्मूथ मसल में क्या डिफरेंस है। तो जी स्मूथ मसल में तो क्या है, ना तो स्ट्रेट होती है ना तो हमारा उसके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन स्केलेटल और कार्डियक में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री और स्ट्रेट होती हैं, जबकि कार्डियक मसल स्ट्रेट होने के बावजूद भी इनवॉलेंट्री होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको हमको समझने की ज़रूरत थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी और एक एक करके हम स्केलेटल मसल के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल ही हमारे बॉडी में बेसिकली मूवमेंट कराता है और उसी के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करने की मुझे ज़रूरत भी है। बाकी जो मसल्स हैं जैसे मान लीजिए स्मूथ मसल तो हमारे विजुअल ऑर्गन के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या करेंगे, जो इनवॉलेंट्री होती हैं वो अपने आप हो रही होती हैं, उनके मूवमेंट के जाने या ना जाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है, ठीक है। या अगर मैं बात करता हूँ स्केलेटल मसल की तो उसके अंदर स्पेशल तरह की एक टिश्यू पाई जाती है जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, जो रेगुलर इंटरवल पे उसमें सिग्नल भेजता है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसमें सिग्नल भेजता है, जिससे क्या होता है, ये नोडल टिश्यू क्या करती हैं, हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करती हैं। लेकिन स्केलेटल मसल की क्या कहानी है वो समझिए। देखो जी, स्केलेटल मसल जो होती है, स्केलेटल मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं और इन फाइबर्स को क्या कहते हैं जी, फैसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैसिकल्स कहते हैं। इस फाइबर को क्या कहते हैं जी, फैसिकल्स कहते हैं। और उस फैसिकल्स को बाइंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोलते हैं फैसिया। तो फैसिया क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो एक धागे लाइक कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो इनको बाइंड करने का काम करता है। और फैसिकल्स जो आपने कभी स्ट्रिप देखा है जो जिससे
अरे मैंगो जूस पी लेते हैं या फिर नारियल पानी पी लेते हैं, उसी की तरह जो है हमारी फैसिकल्स दिखती है और उसको बाइंड करने के लिए फैसिया होता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन या एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल में जो अपीयरेंस होता है, उस अपीयरेंस के आधार पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो स्केलेटल मसल के आउटर लेयर को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल की जो बाहर वाली हिस्से होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है, उसको क्या कहेंगे बेटा? सार्कोलेमा कहते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर हो गए भैया, तो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। और जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे? बोलिए भैया। सिनसाइटियल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सिनसीटियल स्टेज बोलते हैं, यानी कि उनकी एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। चौथी जो कंडीशन हमको समझने की ज़रूरत है वो क्या है जी? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज तो समझ गए। अब चौथी जो सिचुएशन ये समझनी है कि इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं इतना तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए। बेटा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन Ca+2 आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जानकारी हो गई हमको किसके बारे में? स्केलेटल मसल के अगर एक सेल को ऑब्जर्व किया जाए या एक उसके आउटर लेयर को ऑब्जर्व किया जाए तो उसको सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसको जो है हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन पाई जाती है जिसको हम सिनसाइटियल स्टेज कहते हैं। और उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब अगर इतनी सारी बातें क्लियर हो गई तो अब जो हमें समझना है वो समझना है मायोफाइब्रिल्स के बारे में। किसके बारे में समझना है बच्चों? मायोफाइब्रिल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं मायोफाइब्रिल्स की क्या कहानी है जी। मायोफाइब्रिल्स वो स्ट्रक्चर है जो स्केलेटल मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन की घटना और रिलैक्सेशन की घटना को अंजाम देता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मायोफाइब्रिल्स है क्या, तो ये जी मसल के अंदर कंट्रैक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर है जो क्या करता है? मसल के अंदर कंट्रैक्शन के प्रोसेस को हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है जी, अब देखो तो मायोफाइब्रिल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्केलेटल मसल है। अब थोड़ा समझिए, मायोफाइब्रिल्स का दो पार्ट होता है, एक होता है लाई और एक होता है मैड। क्या कहानी है इसकी? इसको फॉलो अप कर लीजिएगा पॉज करके और अब इसको बनाइएगा। ठीक है, तो देखो भैया अब क्या समझना है? एक हो गया लाई और एक हो गया मैड। एल फॉर क्या हो गया? लाइट बैंड। ठीक है, एल फॉर लाइट बैंड, आई फॉर आई बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो एल फॉर लाइट बैंड, आई फॉर आई बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक। ठीक, और उसके अलावा ए फॉर एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैड, एम फॉर मायोसिन फिलामेंट। ठीक है जी, ए फॉर ए बैंड। ठीक है, डी फॉर डार्क बैंड। ठीक है, डी फॉर क्या होता है? डार्क बैंड। तो मायोसिन फिलामेंट, ए बैंड, डार्क बैंड। और क्या होता है जी? मायोसिन फिलामेंट हो गया, ए बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, और क्या होता है जी? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। तो ये जानकारी हमको किससे रिलेटेड मिल गई जी? एक्टिन और मायोसिन, जो कि मायोफाइब्रिल्स के अंदर दो कंट्रैक्टाइल
स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं जी, जो हमें मसल के कंट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो फिर हमने कहा कि इसको आप लोगों ने समझ लिया, तो अब एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जेड लाइन है, ये जो जेड लाइन है ये आई बैंड के बीचों बीच पास से जाती है। जैसे ये देखिए आई बैंड है, तो मतलब एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, और एक इधर भी बना देता हूँ जेड लाइन, और उसके बीचों बीच से क्या जा रही है जी, आई बैंड जा रही है। ठीक है, और बीच में हमारा मिल गया कौन सा, मायोसिन फिलामेंट। फिर हमने बना दिया क्या, एक्टिन फिलामेंट, बीच में फिर बना दिया मायोसिन फिलामेंट, फिर बना दिया जी एक्टिन फिलामेंट। ऐसे इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं सार्कोमेयर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो किसका स्ट्रक्चर है, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। अब ये जिस स्टेज में मसल दिख रही है आपको, दिस इज द रिलैक्स स्टेट ऑफ द मसल। ये जो दिख रहा है स्टेज, ये क्या है, मसल का रिलैक्स स्टेट है बच्चों। और रिलैक्स स्टेट में जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं एच जोन। जिस तरह से जेड लाइन को एक इलास्टिक फाइबर पास किया है, ये आई बैंड है और ये बीच में ए बैंड है। ठीक है, ये आई बैंड है और ए बैंड। तो जैसे आई बैंड को बीच में जेड लाइन पास की है, वैसे ए बैंड को बीचों बीच एक लाइन पास करती है जिसको एम लाइन कहते हैं, जो मायोसिन फिलामेंट को आपस में जोड़े रहने में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं उनको जोड़े रहने में हेल्प करती है। दिस इज द सार्कोमेयर विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, यानी कि यही सबसे छोटी यूनिट है जो कि मसल कंट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करती है। जब मसल रिलैक्स स्टेट में होती है बेटा, तो इस देखो ये जो एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है ना, ये एक्टिन फिलामेंट, सॉरी ये मायोसिन फिलामेंट है और ये क्या है जी, एक्टिन फिलामेंट है। तो इनके बीच में गैप जो दिख रहा है उसको हम डिफ्रेंशिएट कहते हैं या लिखते हैं कि ये कौन सा जोन है, दिस इज एच जोन। इस जोन को क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर कंट्रैक्शन के बाद कौन सा जोन डिसअपियर हो जाता है बेटा, तो कंट्रैक्शन के बाद एच जोन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है आगे की तरफ मूव करते हैं, जब ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जस्ट एक दूसरे को टच करने वाला होगा, तो एच जोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द कंट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द सार्कोमेयर। अब इतनी सारी भयावह बातें अगर आपको समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाएंगे। अब इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, इनको, इन दोनों को। तो अगर मैं एक्टिन फिलामेंट को मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन और एक होता है एफ एक्टिन। जो एफ एक्टिन होता है वो ऐसे ऐसे, मतलब इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, और ऐसे ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एफ एक्टिन, जो डबली हेलिकल होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है, क्लियर है, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द एफ एक्टिन। ठीक, इसी के पैरेलली एक लाइन और पास करती है, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे समझिएगा, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे करके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, उसी के साथ साथ एफ एक्टिन भी पैरेलली मूव करता है। ठीक है, दिस इज एफ एक्टिन, मान लीजिए ये वाला एफ एक्टिन है, ठीक है, और इधर क्या है, इधर एक मैं और बना देता हूँ ऐसे, इसमें भी हमारा एफ एक्टिन है, ठीक, और दूसरा वाले को मैंने ट्रोपोमायोसिन मान लिया, ये जो दूसरा उसके बगल से गया है उसको ट्रोपोमायोसिन बोल दिया। जगह जगह एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो होता है वो तीन तरह का होता है, ITC, तीन तरह का ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, ट्रोपोनिन कितने तरीके का होता है जी,
तीन तरह का होता है, एक होता है आई, एक होता है आई वाली क्या करती है जी, आई जो होता है वहाँ इनहिबिटर की तरह काम करता है, ठीक है। और जो टी है इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, यहाँ ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड होता है। और जो सी वाला हिस्सा है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है। दिस इज अबाउट ट्रोपोनिन। अगर इतनी सारी जानकारी हमको ट्रोपोनिन से मिल गई तो हमने ट्रोपोनिन के बारे में जान लिया। ट्रोपोमायोसिन क्या है, एक पैरेलली एक फीता लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर पाया जाता है। एफ एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन के मिलने से बना हुआ एक इसी तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज द एक्टिन फाइबर, यानी कि एक्टिन फिलामेंट का ये पूरा स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया। अब अगर मायोसिन फिलामेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को मेरोमायोसिन कहते हैं। और अगर उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उसका जो हेड होता है, हेड वाला रीजन जो होता है मायोसिन का, जो हेड वाला रीजन होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन HMM, और नीचे वाले को बोलते हैं LMM यानी कि लाइट मेरोमायोसिन। बेटा हैवी मेरोमायोसिन इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ क्या पाया जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है और यहीं एटीपी सिंथेटेज एटीपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया बेटा, एटीपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, एटीपी को तोड़ने के लिए, एटीपी को तोड़ने के लिए एटीपी को तोड़ने में हेल्प करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या कहानी है, कैसे हमारा मसल कंट्रैक्शन होता है। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बात है, अब वो समझना है। यानी कि अब हमको सीखना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है जी कि थिक फिलामेंट के ऊपर, दिस इज थिक फिलामेंट, उसके ऊपर थिन फिलामेंट क्या करती है, स्लाइड करती है। यू कैन सी हियर दिस इज थिक फिलामेंट और दिस इज थिन फिलामेंट। बेटा इस थिक फिलामेंट के ऊपर ये थिन फिलामेंट क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। और इसी को जो समझाता है दैट इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहता है, कहता है कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लिप करता है। अब कैसे करता है, कैसे सिग्नल भेजा जाता है। मान लीजिए आप अपने हाथ को कंट्रैक्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप हाथ को अपने कंट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल भेजा जाएगा आपको। वो सिग्नल, मान लीजिए ये ब्रेन है, ब्रेन से सिग्नल भेजा गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ऐसा जंक्शन जहां न्यूरॉन और मसल एक दूसरे से मिलती हैं, दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या होता है बच्चों, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, दैट इज एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन निकलता है बेटा, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अब ये एसिटिल कोलाइन सिग्नल भेजता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म के अंदर जब ये सिग्नल भेजता है तो ये सिग्नल जाता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन को बढ़ा देता है, यानी कि कैल्शियम आयन का सिक्रीशन होने लगता है। अब ये कैल्शियम आयन का सिक्रीशन होते ही जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए मास्किंग थी, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए मास्किंग थी, ये होता है आई इनहिबिटर, मास्क करता है। टी जो होता है यही वो जगह होता है जिससे क्या होता है, जिससे कि कौन जुड़ता है, जिससे कि मायोसिन आके जुड़ता है। लिखा है ट्रोपोमायोसिन, ये वो जगह है जहाँ की मायोसिन आकर के क्या होता है, बाइंड होता है बेटा। तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी और यहाँ कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यानी जो कैल्शियम आयन मिले हैं वो आ करके यहाँ, जैसे ही सी वाले को कैल्शियम आयन मिलता है मास्किंग हट जाता है और जाकर के मायोसिन अब एक्टिन पे जुड़ने के लायक हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मायोसिन एक्टिन पे जुड़ने के लायक हो गया है। जुड़ेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब जुड़ेगा, जब जो मायोसिन फिलामेंट आप देख रहे हैं, जैसे अगर आप इसको एक्टिन फिलामेंट मान रहे हैं और मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट से तब जुड़ पाता है जब ये एटीपी लेता है और एटीपी लेने के बाद टूट जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जुड़ जाता है तो ये बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये वाला सेक्शन इधर जाएगा, ये वाला सेक्शन इधर जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एच जोन खत्म हो जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। इस तरह से लगभग 15 से 16 मिनट के वीडियो में मैंने आपको मसल वाला सेक्शन रिवाइज करा दिया।
अगले सेक्शन में हम लोग स्केलेटल वाला रिवीजन करेंगे स्टूडेंट. सो फॉर द टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू. वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट क्लास in which we will see the skeletal system. Thank you and have a good day.